ओके गाइस, अब जो हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे वो है हिंदी। ठीक है, जिन भी लोगों ने लैंग्वेज टू हिंदी ली थी, अब हम उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। सेम गोज विद 11 जनवरी 2023। इसमें सबसे पहले बोला है दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्न के उत्तर के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आहार तथा पोषक तत्व एक नहीं है। हम जितना आहार ग्रहण करते हैं उतने पौष्टिक तत्व प्राप्त नहीं करते, बल्कि उतना ही पाते हैं जितना सुगमतापूर्वक पचा सकते हैं। जब संचय और पाचन प्रणाली दुर्बल और शक्तिहीन हो जाती है, तब शरीर में वजन की वृद्धि रुक जाती है। शरीर का दुर्बल होना इस तथ्य का सूचक है कि भोजन में पौष्टिक तत्वों का अभाव ही नहीं है, बल्कि हमारे पाचन तंत्र का शिथिल होना भी है। ऐसे लोगों को भोजन की आवश्यकता नहीं, बल्कि उनके पाचन और संचय यंत्रों को ठीक रखने की आवश्यकता है। यदि यंत्र ठीक हो जाए तो वजन बढ़ाने में कोई समस्या नहीं होगी। अनुभव और परीक्षण दोनों ने सिद्ध किया है कि उपवास में निर्माणकारी शक्तियाँ बढ़ती हैं। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा है, दुर्बल होने का कारण है कम मात्रा में भोजन करना, पाचन तंत्र का कमजोर होना, अधिक परिश्रम करना, वजन का लगातार कम होना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। जब पाचन तंत्र कम होने लगता है तो शरीर का वजन जो है वो कम होने लगता है और बॉडी वीक होने लगती है। गद्यांश के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अधिक मात्रा में आहार ग्रहण करना, अधिक मात्रा में उपवास रखना, सुगमतापूर्वक आहार ग्रहण करना और पौष्टिक आहार ग्रहण करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4, कि जब आप पौष्टिक आहार लेते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो एकदम फिट रहती है। गद्यांश के अनुसार उपवास रखने से वजन कम हो जाता है, वजन बढ़ जाता है, शरीर मजबूत रहता है और शारीरिक दुर्बलता आती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। जब आप फास्ट रखते हैं तो निर्माणकारी शक्ति जो होती है वो बढ़ जाती है और शरीर में मजबूती आती है। उपवास में निर्माणकारी शक्तियाँ बढ़ती है, यही इसका आंसर है। यह आवश्यक नहीं है कि हम जितनी मात्रा में आहार ग्रहण करें उतनी मात्रा में पौष्टिक तत्व मिले, उतनी मात्रा में पाचन तंत्र मजबूत बने, उतनी मात्रा में वजन बढ़ता चला जाए, उतना ही सुगमतापूर्वक पच जाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जरूरी नहीं है कि आप जितना खाना खा रहे हो वो पूरा खाना आपको न्यूट्रिएंट्स दे। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है 125। गद्यांश के अनुसार भोजन से भी ज़्यादा जरूरी है उपवास को नियमित रखना, सबसे ज़्यादा जल ग्रहण करना, नियमित कसरत करना और पाचन तंत्र का मजबूत होना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, कि भोजन जो है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अच्छा होना चाहिए। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है और खाना बहुत अच्छा आप खा रहे हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा। वजन बढ़ाने के लिए आवश्यक है अधिक मात्रा में आहार, कम से कम उपवास, संचय तंत्रों का ठीक रहना और सुगमतापूर्वक व्यायाम करना। तो इसका क्या होगा, जो संचय यंत्र होते हैं वो अगर ठीक रहते हैं, बेसिकली बॉडी के जो डाइजेस्टिव पार्ट्स हैं वो अगर सही हैं तो वजन बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127। किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रत्यय क्या होता है? जो किसी भी शब्द के अंत में लगकर उसका परिवर्तन करता है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है आहार, पौष्टिक, संचय और अनुभव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1, पुष्टि प्लस एक। जब आप ई प्रत्यय लास्ट में जोड़ेंगे तो ये वाला जो है इसमें मात्राएं जो हैं वो डबल हो जाती हैं एंड दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू पौष्टिक। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128। कौन सा विकल्प विशेषण और विशेष्य का उदाहरण है? विशेष्य हमेशा संज्ञा होती है और विशेषण होता है जो संज्ञा की विशेषता बताता है। आहार कैसा है? पौष्टिक, पाचन तंत्र, पाचन प्रणाली, संचय यंत्र। ठीक है, तो जो विशेषण विशेष्य का उदाहरण होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1, पौष्टिक आहार। ठीक है, विशेषण विशेष्य के क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे सही तरीका आप ये होता है कि पीछे वाला जो वर्ड है उसमें लगा के देखिए संज्ञा वर्ड में कैसा, कैसा आहार, पौष्टिक आहार, कैसा तंत्र, आंसर ही नहीं मिला, कैसी प्रणाली, कैसा यंत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब है नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, ये दूसरा गद्यांश है और फिर आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आजाद हिंद की अस्थायी सरकार की घोषणा करने के बाद नेताजी ने सिंगापुर में झांसी की रानी रेजिमेंट के लिए एक शिविर खोला। इस रेजिमेंट की संचालक का कप्तान लक्ष्मी नियुक्त हुई। समाज के प्रत्येक वर्ग की महिलाएं शिविर में लड़ाकू सैनिक, नर्स और रेजिमेंट में अन्य किसी उपयोगी कार्य के लिए स्वयं सेविका का प्रशिक्षण लेने के लिए इकट्ठा होने लगी। समृद्ध परिवार की कॉन्वेंट शिक्षा प्राप्त युवतियां अपने अभिभावकों के सुरक्षित घरों को छोड़कर सैकड़ों की संख्या में शिविर में सम्मिलित हुईं। वे सैनिक प्रशिक्षण की कठिनाइयों को सहन करते हुए
राइफल चलाने और संगीत का अभ्यास करने की शिक्षा ग्रहण करने की इच्छुक थी। आज़ाद हिंद फौज में झांसी की रानी रेजिमेंट पुरुषों की रेजिमेंट की सहयोगी टुकड़ी थी। गद्यांश में किस उपयोगी कार्य का उल्लेख मिलता है? विमान उड़ाकर ले जाना, डॉक्टर बनकर चिकित्सा करना, स्वयं सेविका बन जाना और देश को आज़ाद करना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। देश को आज़ाद कराना ही आज़ाद हिंद फौज का मेन काम था। आज़ाद हिंद फौज में महिलाएं पुरुषों में कमतर थी, पुरुषों की सहयोगी थी, पुरुषों से भी ऊपर थी, पुरुषों से भिन्न कार्य करती थी। इसका करेक्ट आंसर होगा कि वो पुरुषों के समकक्ष थी, यानी कि उनकी सहयोगी थी। झांसी की रानी रेजिमेंट की युवतियां जो हैं वो गरीब परिवार से थी, आदिवासी परिवार से थी, समृद्ध परिवार से थी और अंग्रेज परिवार से थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, वो समृद्ध परिवारों से थी। समृद्ध परिवार की कॉन्वेंट शिक्षा प्राप्त युवतियां अपने अभिभावकों के सुरक्षित घरों को छोड़कर शिविर में सम्मिलित हुई थी। ठीक है। प्रशिक्षण शिविर में किस चीज का अभ्यास करवाया जाता था? तलवार, भाला, बंदूक और तीर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, वहां उनको बंदूक की ट्रेनिंग दी जाती थी। राइफल चलाने। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि देश को स्वतंत्र कराने में केवल समृद्ध परिवार की महिलाएं शामिल थीं। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, अभिभावकों ने केवल लड़कों को भेजा, सैन्य प्रशिक्षण की कोई भूमिका नहीं थी। तो ऑब्वियसली इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, जो महिलाएं हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। शिक्षा शब्द से बनने वाला विशेषण शब्द है। विशेषण जो विशेषता बताए, साक्षर, शिक्षित, निरक्षर और शिक्षालय। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। साक्षर जो होता है वो अलग चीज है, शिक्षित व्यक्ति। ठीक है। कैसा व्यक्ति? शिक्षित व्यक्ति। व्यक्ति कैसा है? शिक्षित है। तो ये क्या हुआ? उस इंसान की विशेषता बता रहा है। अब पूछा क्या है? ये भी साक्षर व्यक्ति भी विशेषता बता रहा है, निरक्षर व्यक्ति भी विशेषता बता रहा है, लेकिन यहाँ पूछा है जो शिक्षा शब्द से बना हो। तो शिक्षा में जब आप इत प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका शिक्षा प्लस इत प्रत्यय दैट इज योर शिक्षित। तो यहाँ जो होगा ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135। समूह में से भिन्न शब्द है सम्मिलित, चित्रित, प्रतिबिंबित एंड सचरित्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर सचित्र। ठीक है। सम्मिलित, चित्रित और प्रतिबिंबित ये क्या है? एक जैसे सिमिलर वर्ड है, जबकि सचित्र जो है वो यहाँ पर अलग वर्ड है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। भारतीय कक्षाओं की जो बहुभाषिक प्रकृति है उसको एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे बच्चा अपने आप को सुरक्षित और स्वीकृत अनुभूत करे। नेक्स्ट है कौन सा पठन के लिए उपयुक्त है? डिकोडिंग, सही तरीके से उच्चारण करना, पाठ्य वस्तु का अवबोधन और पाठ्य पुस्तक की वर्तनी को याद करना। तो ऑप्शन 3 जो है कि जब आप चीज़ों को समझते हैं इसका अवबोधन ही इसका सबसे सही तरीका होता है। विस्तृत पठन की तकनीक नहीं है, स्किमिंग, स्कैनिंग, मौन पठन और संवेद पठन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। जो संवेद पठन होता है वो आपकी विस्तृत पठन की तकनीक नहीं होती है। मुक्त लेखन लेखकों के लिए सहायक है क्योंकि ये संपादन में मदद करता है, लेखन के लिए विचार देता है, पाठ्य सामग्री के अंतिम निर्धारण में लाभदायक है और प्रूफ रीडिंग में मदद करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। जो फ्री राइटिंग होती है ना, जब आप किसी भी बच्चे को बिल्कुल फ्री हैंडेड छोड़ देते हैं कुछ भी आर्टिकल लिखने के लिए या कोई भी ऐसे लिखने के लिए, तो वो नए नए थॉट्स जो है उस बच्चे के दिमाग में पैदा करेगा। ठीक है। और ये राइटिंग में हेल्प करता है। लेखन प्रक्रिया में कुछ मानस मानचित्रण किसके दौरान एक बेहतर रणनीति हो सकती है? समीक्षा करने, मसौदा तैयार करने, लेखन पूर्व और अंतिम निर्धारण करने। तो जब आप लिखने से पहले अपने दिमाग में कुछ मैपिंग करते हैं, अगर मैं बोलूँ आप काऊ के ऊपर ही ऐसे लिखिए, ठीक है, या फिर कोई भी जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर कोई आर्टिकल लिखिए, तो ठीक है, इस आर्टिकल को लिखने से पहले आपको अपने दिमाग में मैपिंग करनी होगी, चीज़ों के बारे में सोचना होगा कि हम कैसे इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी लेखन पूर्व। यही होता है आपका माइंड मैपिंग। एक शिक्षिका भाषा की कक्षा में बच्चों के वास्तविक जीवन की स्थिति का प्रयोग कर रही है और उन्हें लक्ष्य भाषा बोलने के लिए अभिप्रेरित कर रही है। यह किसका प्रयोग करती है? संप्रेषण परक उपागम, संरचना परक उपागम, श्रव्य भाषिक पद्धति और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। वो किस चीज़ को यूज़ कर रही है? CLT, जो हम इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग।
इसमें क्या होता है, वास्तविक जीवन की स्थितियों का यूज़ करके जो बच्चा डेली बेसिस पे अपने लोगों के बीच में लैंग्वेज बोलता है उसको यूज़ करके उसको टारगेट लैंग्वेज हम सिखाते हैं। ठीक है, इसमें मेनली फोकस होता है कि बच्चे की स्पीकिंग पे ध्यान दिया जाता है कि बच्चा कितना फ्लुएंटली बोल सकता है। इसमें ये नहीं देखा जाता है कि कितना करेक्टली वो बोल रहा है, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता है। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। यह दृष्टिकोण की भाषा हमारे विचारों को आकार देती है। उदाहरण के लिए हम दुनिया के बारे में जिस तरह से चिंतन करते हैं और देखते हैं, भाषा उसका निर्धारण करती है। यह किससे संबंधित है? भाषिक सापेक्षता, भाषा का समाजीकरण, स्टीफन क्रेशन का प्रिंसिपल और सपीर वोफ की परिकल्पना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जो भाषा होती है ना वही आपके विचारों को डिसाइड करेगी। अगर आपकी भाषा सही है तो आपके विचार भी पवित्र होंगे, लेकिन अगर आपकी भाषा ही विकृत है तो आपके विचार भी विकृत होते हैं। जैसे आप दुनिया जो है उसको आपके विचारों के हिसाब से देखेंगे और विचार को कहाँ से डिसाइड होंगे? आपकी लैंग्वेज से। तो दुनिया के बारे में आप जैसा थॉट प्रोसेस बनाएंगे और जैसा दुनिया को आप देखेंगे उसका डिसीजन भाषा लेती है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। एक शिक्षिका का यह विश्वास है कि मानव भाषा भी उसी तरह से सीखता है जैसे वह अनुभव के माध्यम से अन्य दूसरे कौशल और योग्यता सीखता है। ये किस सिद्धांतवादी के विचार से सहमत है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। पहली बात तो आप यहाँ देखिए कि इन्होंने बोला है अनुभव के माध्यम से। ये किस व्यवहारवादी कौन थे आपके? BF स्किनर। ठीक है, और टीचर जो है उसका बिलीव ये है कि कोई भी मानव जो है वो लैंग्वेज भी वैसे ही सीखता है जैसे हम एक्सपीरियंस के माध्यम से दूसरी स्किल्स और कैपेबिलिटीज सीखते हैं। ये कहा था BF स्किनर ने। ठीक है, कि आप जैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, जैसे जैसे आप अनुभव लेते जाते हैं, आपके अंदर स्किल्स डेवलप होती चली जाती हैं। स्किनर इज करेक्ट। बच्चे की जो पूर्व भाषिक अव्यवस्था की विशेषता है वो क्या है? मतलब बोलने से पहले बच्चा की क्या चीज़ है जो डिनोट करती है कि बच्चा बोलना सीख रहा है? रोना, कूकना, बबलाना, एक शब्द बोलना, दो शब्द बोलना, ताड़शैली वाक। ताड़शैली वाक बहुत लेटर स्टेज होती है जो हम बोलते हैं बिल्कुल फ्लुएंसी। दो शब्द बोलना जो 2 साल के बच्चे का शब्द भंडार होता है वो 100 शब्द होता है और बच्चा मर्जअप करके बोलने लगता है। एक शब्द 1 साल का बच्चा बोलता है। पूर्व भाषिक अवस्था होती है रोना, कूकना और बबलाना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145। हमारे शरीर की जो भाव भंगिमा में भाव भंगिमा, हाव भाव और देखने का जो तरीका है वो किस चीज़ के उदाहरण है? संकेत के, अशाब्दिक व्यवहार, शाब्दिक व्यवहार और कंप्यूटर मध्यस्थ संप्रेषण। ये होता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यहाँ पे भाव भंगिमा मतलब आप कैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, आपके हाव भाव क्या हैं, आपका आई कांटेक्ट कैसे है, आप आईज को कैसे रोटेट कर रहे हैं। तो इसमें आप कहीं भी बोल रहे हैं नहीं, तो ये क्या होगा आपका नॉन वर्बल बिहेवियर। ठीक है, जो वर्बल बिहेवियर होता है वो हम बोल के कम्युनिकेशन करते हैं। सिंबॉलिक होता है जब आप ट्रैफिक लाइट पे जाते हैं तो ग्रीन लाइट रेड लाइट देख के आप समझते हैं। सभी भाषाओं में नियमों की व्यवस्था होती है, ये बात याद रखिएगा। सीटेट में एक क्वेश्चन कई बार मल्टीपल MCQs में पूछा है कि जो भाषा होती है उसमें ये ऑप्शन हमेशा गलत निकलता है कि ये भाषा नियम के बिना चलती है। हर भाषा का अपना एक नियम होता है जो बोलने वाले शब्दों को जोड़ने और अर्थ प्रेषित करने में मदद करती है। अगर आप कोई भी चीज़ नियम के अनुसार चलेंगे ही नहीं तो आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट करेंगे कैसे? तो भाषा के जो नियम होते हैं वो शब्दों को जोड़ने में और उसका अर्थ निकालने में मदद करते हैं। नियमों की यह व्यवस्था है वाक्य संरचना, व्याकरण, संकेत और अर्थ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। जो ग्रामर होती है वो ही बोलने वाले जो शब्द होते हैं उनको जोड़ती है और अर्थ निकालने में मदद करती है। एक शिक्षिका बच्चों को 2-2 के जोड़े में बैठने के लिए कहती है। ये पेयरिंग हो गई बच्चों की। ठीक है, फिर इन सबको इसने क्या किया, एक डायग्राम दे दिया और उन्हें अपने साथी के साथ उस चित्र के बारे में राय साझा करने के लिए कहती है कि ये वाला बच्चा इससे डिस्कस करे, ये वाला बच्चा इससे डिस्कस करे और ये इससे डिस्कस करे। तो शिक्षिका के द्वारा कौन सी रणनीति उपयुक्त है? समवयस्क अंतःक्रिया, समूह अंतःक्रिया, शिक्षक सुसाध्य सीखना और परियोजना कार्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर पीयर इंटरेक्शन। ठीक है, इसमें एक सहपाठी दूसरे सहपाठी के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, एक बच्चा दूसरे के साथ कर रहा है। ग्रुप इंटरेक्शन में बच्चों का पूरा एक ग्रुप होता है,
टीचर सुसाध्य सीखना, टीचर का इसमें कोई रोल नहीं है। प्रोजेक्ट वर्क, ये प्रोजेक्ट वर्क है ही नहीं है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। डिस्ग्राफिया सीखने की अक्षमता है जो प्रभावित करती है। डिस्ग्राफिया मीन्स ग्राफ, ग्राफ मीन्स लिखना। जब बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होती है तो उसे हम बोलते हैं डिस्ग्राफिया। वाक ध्वनि की पहचान जो कि पढ़ने में समस्या उत्पन्न करती है, ये होता है आपका डिसलेक्सिया, ठीक है, जिसमें बच्चे के जो फोनेटिक्स होते हैं वो क्लियर नहीं होते और बच्चा अच्छे से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता। चलने में और कोऑर्डिनेशन में ये होता है आपका डिस्प्रेक्सिया। जो डिस्प्रेक्सिया होता है उसमें आपके स्थूल गामक कौशल और स्थूल गामक कौशल, सूक्ष्म गामक कौशल और स्थूल गामक कौशल जो है उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होता। बच्चा ना चल पाता है, फिर पाता है, ना बोल पाता है, ना जूते की लेस बांध पाता है, ना ही वो खा पाता है। लिखावट और सूक्ष्म मोटर स्किल, बिल्कुल सही बात है। जब बच्चा ना तो लिख पा रहा है और सूक्ष्म मोटर स्किल होती है जिसमें आपकी छोटी मांसपेशियां काम में आती हैं। कम्युनिकेशन जो होता है ये होता है आपका अफेजिया, जिसमें बच्चा बोल नहीं पाता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है लेखन उपागम की प्रक्रिया में लिखने से पहले मस्तिष्क आलोड़न, यानी कि जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। वो किसके लिए है? मसौदे के संशोधन के लिए एक मुख्य रणनीति है, संपादन में मदद करती है, चिंतन को उद्दीपित करती है और पुनर्लेखन में मदद करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये क्या करती है? चिंतन को उद्दीप्त करेगी। आप ब्रेन स्टॉर्मिंग क्यों करते हैं? एग्जाम में जाने से पहले जब आप क्वेश्चंस को देखेंगे वहाँ, तो सबसे पहले हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। हम अपने दिमाग में मैपिंग करते हैं। ये सब होता है आपका कि आप थिंकिंग को इल्यूमिनेट कर सके। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। मौखिक अभिव्यक्ति में भाषा की यांत्रिकी में शामिल है उच्चारण, व्याकरण, शब्द भंडार। जब आप स्पीकिंग करते हैं यानी कि जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं? आपका प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर और आपकी वोकेबलरी, लिखित लिपि और शब्द, भाषा प्रयोग के सामाजिक और सांस्कृतिक नियम और प्रभावपूर्ण बोलना, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। जब भी हम किसी से बात करते हैं ना, तो उसमें देखा जाता है कि आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कितना सही है। अगर आपका प्रोनाउंसिएशन ही खराब होगा तो आप कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सामने वाला आपकी बात समझ ही नहीं पाएगा। ग्रामर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जब आप ग्रामेटिकली सही नहीं है तो चीज़ें इधर की उधर होंगी। वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जितना आपका शब्द भंडार सही होगा उतना आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। आई जस्ट होप गाइज कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।